Chalo, good morning again and welcome back. So, good morning messages from Aryan Jain, Harshit Lohani, Rishav Jain, Arnav Keith Verma. Rishav Jain has a question also. Garv, Krish Nagar. Rishav Jain has asked कि मंडे से स्कूल आना है क्या? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ. देखो, जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं जाता है तब तक तो कुछ कंफर्म करना मुश्किल है. बट हाँ, 12th वालों का जो एग्जाम है वो ऑफलाइन प्लान्ड है. तो कुछ लोग आएंगे, ठीक है, उसमें भी सारे लोग नहीं आएंगे, कुछ लोग आएंगे. तो होपफुली 11th का भी ऐसी कुछ प्लान बन रहा होगा, होपफुली. देव है सर ने बोला था ग्रेविटेशन, अभी थोड़ा सा और ग्रेविटेशन होने दो, मतलब मे बी 2-3 क्लास और, उसके बाद रोटेशन के भी 1-2 क्लास करेंगे, 2 क्लास तो मिनिमम करेंगे. पार्थ बंसल, गुड मॉर्निंग. ओके, चलो. इन द मीनवाइल, I will tell you what I have done in the weekend. I have got my haircut done. Or haircut was not done by some nai, but people at home. Home-based haircut. Majburi. ठीक है ना? So you must be seeing a nice haircut here and there. देखो यहाँ ज़्यादा कट गया है. ऐसे बहुत कुछ हुआ है. अब सारा कुछ बताऊंगा नहीं, कुछ सीक्रेट भी रहना चाहिए. Well, Aryanti says, sir, any बोला था. सर वो सर ने बोला था स्कूल आना 2 नवंबर से. हाँ, वो तो प्लान्ड है, बट वही है कि 1-2 बार पहले भी प्लान्ड हुआ था, तो इसलिए आई एम कीपिंग द फिंगर्स क्रॉस्ड. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. कुमार आदित्य की ट्रांसपोर्टेशन स्कूल से मिलेगा? अभी तो नहीं, जब तक ट्रांसपोर्टेशन के लिए परमिशन ना मिले तब तक तो नहीं. बट यस, माय गट फील इज दैट अगर स्कूल अलाउ करते हैं गवर्नमेंट, तो आई एम श्योर ट्रांसपोर्टेशन विल आल्सो फॉलो. maybe not immediately but maybe in a week or 2 or whatever. This is my gut feel. बाकी देखो, कुछ कमेंट या प्रेडिक्शन करना तो किसी के बस का नहीं है. हाँ, अर्नब दास की क्या ऑनलाइन क्लासेस बंद हो जाएंगे? नहीं, अगर स्कूल खुलता भी है ना, तो नॉट मोर देन हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी एट ए टाइम प्रेजेंट इन द स्कूल. यानी क्या होगा कि स्कूल में जैसे क्लासरूम में बच्चे बैठेंगे और वही क्लासरूम उनके यहाँ बीम भी होगा जो कि ऑनलाइन में मौजूद होंगे. फिर अगले दिन उनके टर्न आ जाएगा ऑफलाइन, एंड दीज स्टूडेंट्स हु हैड कम टुडे विल गो टू द ऑनलाइन मोड टुमारो. तो इसी तरीके से अल्टरनेट करके कुछ प्लान बन रहा है. बाकी रोल नंबर वाइज होगा सर. अनलेस प्लान्स गेट मटेरियलाइज्ड फाइनली, तो कुछ कमेंट करना मुश्किल. कन्वेंस बेटे अभी फिलहाल तो नहीं मिलेगा भव्या, बट यस आई एम श्योर ड्यू कोर्स में मिल जाएंगे. ठीक है ना? ऋषभ सेठ की एलन की टेस्ट का क्या डेट है? बेटे एलन का ना पूरा डिटेल नोटिफिकेशन तुमको मिलेगा और उसको शेयर किया जाएगा. आई थिंक द स्कूल अथॉरिटीज विल श्योरली डू इट. अभी बाकी जो प्रोसेस वगैरह फाइनल फॉर्मेलिटीज है वो अपने आप देख लेना. आई थिंक आई एम श्योर यू मस्ट हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू इट अ लिटिल बिट. ठीक है ना? सो दैट्स द एंड ऑफ द क्वेश्चन राउंड. आई होप क्रिशियस की फिर हम आएंगे तो रोल नंबर वाइज आएंगे या अपने मन मर्जी से आएंगे? नहीं, रोल नंबर वाइज ही दिया जाएगा. सो विल बी असाइन्ड कि दीस आर सपोज्ड टू कम एंड दीस आर नॉट सपोज्ड टू कम. फिर शायद कुछ ओपिनियन भी लिया जाएगा कि आना चाहते हो या नहीं आना चाहते. ये सब चीजें होंगी. अनलेस थिंग्स आर लिटिल ऑन द प्रैक्टिकल साइड, तो इट्स लिटिल डिफिकल्ट टू यू नो, है ना? जसराज सेठ की केवीपीवाई वाला रह गया? नहीं, केवीपीवाई वाला रह नहीं गया, हमने डिस्कस किया है. तो शायद ऑफलाइन मोड में केवीपीआई के क्लासेस होंगे. दिस इज व्हाट आई नो. अब वो कैसे होंगे, लेट्स सी. आई थिंक विद इन दिस वीक कुछ ना कुछ स्टार्ट हो जाना चाहिए, या मैक्स नेक्स्ट वीक है ना? एक तो देखो, तुम लोगों को बायोलॉजी का चाहिए और कुछ 12th के टॉपिक्स और 1-2 11th के टॉपिक्स जो है रिवाइज करना जरूरी है व्हेन इट कम्स टू फिजिक्स. बाकी देखते हैं क्या होता है. हु नोस व्हाट विल बी द फाइनल शेप अभी. ठीक है ना? चलो, आई थिंक नाउ फाइनली लेट्स स्टार्ट. वी वर डिस्कसिंग ऑन ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, है ना? तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी तो हमने उस दिन डिस्कस किया था. अर्नब दास के एनटीएससी का कुछ नोटिफिकेशन आया है? वेल अर्नब, हियर आई वुड लाइक टू रेज माय हैंड्स एंड लाइक दिस एंड दैट इज से कि आई डोंट नो, एंड द रीजन इज दैट एनटीएससी का नोटिफिकेशन के ना सारा प्रोसेस स्कूल से हैंडल होता है. तो लाइक यू नो, आई थिंक द बेस्ट पर्सन वुड बी आइदर अनिमेश सर. उनको एक बार मैसेज कर लो कोई एक जने, तो आई एम श्योर यू नो यू वुड गेट अ रिस्पांस एंड देन अकॉर्डिंगली एनटीएससी का जो भी प्रोसेस होगा वो स्कूल की तरफ से. सर हमारा अप्रैल में मैसेज आया था कि मई 10 का पेपर पोस्टपोन हो रहा है. फील्ड इंटेंसिटी उस दिन हमने फाइनाइट वायर का किया था. फाइनाइट वायर
तो फाइनाइट वायर कैसे किया था ना, ये देखो, तो यहाँ पे अगर एक पॉइंट होता है और अगर तुमको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, इन दैट केस हमने देखा था कि अगर ये अल्फा होता है और अगर ये बीटा होता है और अगर ये लैम्डा इज द मास पर यूनिट लेंथ एंड लेट्स से दिस इज द डिस्टेंस r, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, अगर ऐसे होता है, इन दैट केस जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होंगे वो हुआ था 2g लैम्डा बाय r, है ना, सॉरी g लैम्डा बाय r इनटू sin अल्फा प्लस sin बीटा। आई थिंक ये एक्सप्रेशन आया था। और उसके बाद एक और प्रॉब्लम भी था, पता है क्यों? क्योंकि ये जो हमने कंपोनेंट लिया था ना, ये लिए थे परपेंडिकुलर टू द वायर, लेकिन एक कंपोनेंट पैरेलल टू द वायर भी तो होगा, है या नहीं? तो वो पैरेलल के लिए क्या होगा ना, देखो याद करके देखो, हमने उस दिन यहाँ पे एक सेक्शन लिया था और ये एंगल उस समय लिया था हमने थीटा, याद करके देखो, हमने ये एंगल लिया था थीटा, ठीक है ना। और एक काम करो, आर को इधर कंजेस्टेड होता है, हाँ, तो थीटा, तो cos थीटा वाला कंपोनेंट तो परपेंडिकुलर में था और sin थीटा कंपोनेंट अगर करोगे तो दैट वुड बी द पैरेलल कंपोनेंट, ठीक है। तो पैरेलल कंपोनेंट में क्या आएगा ना, देखना, जहां तक मुझे याद आ रहा है ऐसे कुछ आया था, g लैम्डा बाय r इनटू sin थीटा d थीटा, ओके, एंड लेट्स से इफ यू टेक दैट लिमिट्स अभी, तो आई थिंक कुछ शायद माइनस अल्फा से बीटा आया था शायद, जहां तक मुझे याद आ रहा है, तो माइनस अल्फा से बीटा, तो ये हो गया e पैरेलल, तो वो हो जाएगा g लैम्डा बाय r इनटू sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos थीटा, तो माइनस cos थीटा और माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू g लैम्डा बाय r, है ना, g लैम्डा बाय r माइनस, और cos थीटा के लिए क्या होगा ना, cos बीटा माइनस cos ऑफ माइनस अल्फा, ये आया था। तो इस इक्वल टू अगर मैं फाइनली इधर अंदर कर लेता हूं तो ये हो जाएगा g लैम्डा बाय r इनटू cos अल्फा माइनस cos बीटा, so that would be the integration result for finding out the intensity। तो ये हो गया e perpendicular और ये हो गया e parallel, ठीक है। so that is the intensity for this finite wire at a point p which is at a distance of or perpendicular distance of r and subtending angle alpha and beta at the two ends, हो गया। तो एक हो गया ये पैरेलल और एक हो गया ये परपेंडिकुलर। अब इसी में एक स्पेशल केस आएगा, स्पेशल केस क्या आएगा ना, e ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, तो e इनफाइनाइट वायर का क्या होगा ना, e इनफाइनाइट वायर में क्या करेंगे ना, अल्फा और बीटा दोनों को 90 डिग्री कर देंगे, तो e इनफाइनाइट वायर में अल्फा टेंड्स टू 90 डिग्री एंड बीटा टेंड्स टू 90 डिग्री, ये होगा। तो e पैरेलल तो 0 हो जाएगा, क्यों, cos अल्फा cos 90 0, cos बीटा cos 90 0, तो ये खत्म हो गया। लेकिन e परपेंडिकुलर आएगा, e परपेंडिकुलर क्या आएगा ना, g लैम्डा और sin अल्फा प्लस sin बीटा हो गया 1 + 1, क्योंकि 90 + 90 तो sin 90 + sin 90, क्योंकि अल्फा और बीटा 90 डिग्री हो गया। सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इज दैट कि जैसे जैसे इस वायर के लेंथ को बढ़ाओगे, देखो अगर वायर का लेंथ यहां पे कर दो तो देखो अल्फा का वैल्यू बढ़ गया, ये देखो अल्फा का वैल्यू बढ़ गया, तो ऐसे ही बीटा का वैल्यू भी बढ़ेगा एंड सो ऑन। तो देयरफॉर व्हाट विल हैपन इज दैट एज वी इंक्रीज द वैल्यू और द लेंथ, तो क्या होगा, अल्फा और बीटा बढ़ता जाएगा, और अगर इनफाइनाइट कर दोगे तो इट विल टेंड टू 90 डिग्री। So that's what I've done. E parallel 0 and E perpendicular will be 2g lambda by r. हो गया। Similarly, एक और आता है that is called as E due to a semi-infinite wire. ठीक है ना? That is another concept. Okay, due to a semi-infinite wire. Now, what will be the E due to semi-infinite wire? Semi-infinite wire is like this. कि अगर मान लो ये वायर हो गया, इस तरफ तो इनफाइनाइट है, ये देखो डॉट डॉट दिया मतलब इस तरफ इनफाइनाइट, और यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो देयरफॉर अगर मान लो यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ एट अ डिस्टेंस r, इस केस में क्या हो रहा है, सेमी इनफाइनाइट वाले में क्या हो रहा है ना, अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री और बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सिंपल। तो अल्फा 0 हो गया तो ये 0 हो गया, खत्म, है ना, और बीटा 90 डिग्री, तो 0 प्लस sin 0 प्लस sin 90 मतलब 0 प्लस 1 यानी g लैम्डा बाय r,
यानी E परपेंडिकुलर हो गया इक्वल टू G लैम्डा बाय R और E पैरेलल हो जाएगा इक्वल टू 0। दैट इज द पॉइंट। देख लो अच्छे से। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा इज दैट oh sorry will also be equal to G lambda by R, sorry, ठीक है। तो E पैरेलल भी हो गया G lambda by R। अब इससे एक चीज पता चल रहा है, पता क्या? टस्टर हाँ, तो इससे ये पता चल रहा है कि एक काम करो, ये हो गया सेमी इनफाइनाइट वायर, यहाँ पे एक पॉइंट है, ये R डिस्टेंस है, ठीक है। अगर मान लो इस पॉइंट P पे what will be the angle of the intensity with the wire? तो E vector and wire, इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो? एंगल इज इक्वल टू हाउ मच? Angle is equal to how much? Yes, anybody? Yes, semi-infinite wire. Semi-infinite wire. Just give me a second. Let's start some response. क्या एंगल होगा? Okay, Krish has given an answer immediately. Okay, only Krish has given an answer. Well, that's a little not good. देहा में से आप क्वेश्चन रिपीट कर दो। अच्छा, क्वेश्चन इज सेमी इनफाइनाइट वायर में एकदम टिप से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, यहाँ पे पॉइंट P अगर है, in that case इस पॉइंट पे इंटेंसिटी का वायर के साथ एंगल क्या होगा? दैट्स द क्वेश्चन। जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है ना। फाइनली गॉट द आंसर। ध्रुव, यू आर गिविंग आंसर 0 डिग्री, व्हाई? रेस्ट ऑल हैव गिवन 45 डिग्री। अभी अच्छा नहीं, ध्रुव ने बाद में आंसर चेंज कर लिया 45 डिग्री, ठीक है। श्रेयसी, पार्थ, अंश, देहम, सोम, एवरीबॉडी इज गिवन द आंसर इज 45 डिग्री एंड दैट्स राइट। यानी देख रहे हो कि इंटेंसिटी, अगर मैं इंटेंसिटी ड्रॉ करता हूं लेट्स से, तो कैसे होगा, है ना? इंटेंसिटी अगर ड्रॉ करता हूं तो कैसे होगा? तो अगर मैं इंटेंसिटी ड्रॉ करता हूं तो कुछ ऐसे हो जाएगा। यहां पे ऐसे होगा, इस तरीके से। क्यों? क्योंकि देखो आंसर क्या आया था, G लैम्डा बाय R परपेंडिकुलर और G लैम्डा बाय R पैरेलल, यानी 45 डिग्री हमेशा है नहीं, तो 45 डिग्री ये हो गया। और ये वायर है, तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे मैं 1 kg मास रखूंगा जिसको हम टेस्ट मास कहते हैं, तो उसको अट्रैक्ट करेंगे, तो कितना होगा? 45 डिग्री। और क्योंकि यहाँ पे R कम है तो इंटेंसिटी ज्यादा है। जैसे जैसे R दूर होता जा रहा है तो इन दैट केस क्या हो रहा है? इंटेंसिटी का वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है। तो इसलिए देखो पहले ज्यादा है, फिर और कम और कम और कम, तो देयरफॉर E का जो मैग्नीट्यूड है ना, इज रिड्यूसिंग। बट angle at any point is at 45. I think that's okay now. चलो ठीक है। अभी मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा इस दैट, कभी कभी क्या होता है, ये जो इंटेंसिटी है ना, ये इंटेंसिटी कई बार हम लोग क्या करते हैं, ये इंटेंसिटी हम लोग पता है कई बार क्या करते हैं, लाइन ऑफ फोर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यानी नाउ आई विल टॉक अबाउट लाइंस ऑफ फोर्स। ये लाइंस ऑफ फोर्स क्या है? द लाइन ऑफ फोर्स एसेंशियली gives us the direction of field intensity at any point, ठीक है। तो अगर सिंपल केस हो तब तो आसानी से लाइन ऑफ फोर्स ड्रॉ किया जा सकता है। थोड़ा सा अगर कॉम्प्लिकेटेड केस होगा तो इन दैट केस हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं, सपोज अगर एक पॉइंट मास लिया जाए, अब मैं पूछूंगा इसके लाइन ऑफ फोर्स कैसे होगा। तो देखो लाइन ऑफ फोर्स का काम क्या है?
हर पॉइंट पे इंटेंसिटी का डायरेक्शन दिखाना। तो लाइन ऑफ फोर्स विल बी लाइक दिस, रेडियली इनवर्ट्स। So the line of force for a point mass will be like this. These are called as gravitational lines of force, या कई बार gravitational field lines, या कई बार शॉर्टकट में field lines भी कहते हैं। Now I was putting a name to it, that's because क्योंकि ऐसे field lines मैग्नेटिज्म में भी होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी होता है और ग्रेविटेशन में भी होता है। तो सिर्फ फील्ड लाइन बोलने से चीज इनकम्प्लीट हो गया कि भाई पता नहीं कौन सा फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक है, मैग्नेटिक है या क्या है, तो इसलिए ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस, ओके, या ग्रेविटेशनल लाइंस ऑफ फोर्स, एक ही बात है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। ओके, नाउ व्हाट वुड हैपन, लेट्स से इफ देयर इज अ पॉइंट मास लाइक दिस एंड अनदर पॉइंट मास लाइक दिस, प्लीज ड्रॉ द ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस। अब ड्रॉ करो। सर डायरेक्शन उल्टी होगी ना? I'm giving a few seconds to draw it, then I will draw and maybe you can compare with that. सर इन फील्ड लाइन की डायरेक्शन उल्टी नहीं होगी? एक सेकंड बेटे, इन आवाज बहुत कम आ रहा है क्योंकि शायद मैंने वॉल्यूम कम रखा है। आप बोलो बेटे। सर इन फील्ड लाइन की डायरेक्शन उल्टी नहीं होगी, मतलब एरो? अब तो फील्ड लाइन करता क्या है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन दिखाता है। अब बताओ, मैं अगर यहाँ पे एक पॉइंट मास रखूंगा और मैं यहाँ पे अगर एक 1 kg टेस्ट मास रखूंगा, देखो ये जो मैंने m मास रखा, दैट इज कॉल्ड द सोर्स मास, यानी यही वो मास है जिसके वजह से आसपास फील्ड इंटेंसिटी बन रहा है। तो ये हो गया सोर्स मास, ये हो गया टेस्ट मास। टेस्ट मास मतलब जिस मास को हम रखते हैं टू चेक कि भाई यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या है। तो टेस्ट मास किस तरफ अट्रैक्टेड होंगे, इस तरफ, तो देयरफॉर the lines of force direction will be inwards only in this case, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड्स लाइन होता है और नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड लाइंस होता है। मैग्नेटिज्म में भी नॉर्थ पोल से आउटवर्ड लाइंस होता है, साउथ पोल में इनवर्ड लाइंस होता है। और ग्रेविटेशन में कोई नेगेटिव मास तो होता नहीं है, या एटलीस्ट अभी तक तो डिस्कवर नहीं हुआ है। वैसे तो साइंटिस्टों का मानना है कि नेगेटिव मास जरूर होता होगा। तो मुझे ये साइंटिस्टों को पता कैसे चल जाता है? ना पता नहीं चला, साइंटिस्ट लगा रहे हैं सिमेट्री कि भाई चार्ज है तो पॉजिटिव नेगेटिव, मैग्नेट है तो नॉर्थ साउथ, उसको पॉजिटिव नेगेटिव भी बोला जा सकता है। मास में ऐसे क्यों होगा कि सिर्फ पॉजिटिव है? कुछ ना कुछ नेगेटिव मास जरूर होता होगा, पर अभी तक मिला तो है नहीं। इसलिए साइंटिस्टों ने इसको स्पेक्यूलेशन में रख दिया कि नेगेटिव मास भी होता होगा, बट पता नहीं कहां मिलेगा, कब मिलेगा, क्या उसका प्रॉपर्टीज होंगे, एज ऑफ नाउ नॉट नोन। बट यस, सम साइंटिस्ट वेरी वेरी स्ट्रांगली बिलीव कि कभी ना कभी, आज 100 साल बाद, 1000 साल बाद, कभी ना कभी साइंस नेगेटिव मास डिस्कवर करेंगे। उसका नाम दे दिया एंटी मैटर। बंदा हाजिर नहीं है अभी भी, बच्चे का जन्म हुआ नहीं अभी तक, नाम पहले दे दिया। व्हाट इज दैट? एंटी मैटर। अब चलो ठीक है, मर्जी है भाई, साइंटिस्ट है, दे हैव द राइट। नाउ Arnav has asked, is the property of line of force same as magnetic field lines? The answer is some of them, not all of them, only some of them. और इस डिस्कशन में अभी पढ़ना नहीं चाह रहा हूं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज तो बहुत अलग है, बहुत जगह बहुत कुछ अलग है। हाँ, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस आर क्लोजली सिमिलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर नेगेटिव चार्ज। बट मैंने क्या बोला? सिमिलर बोला, मैंने सेम नहीं बोला। क्यों? बिकॉज देयर आर सिमिलैरिटीज एंड देयर आर आल्सो डिसिमिलैरिटीज। ओके, चलो लेट मी स्टार्ट नाउ। मैं काम करता हूं, मैं जानबूझ के बीच में एक मिड पॉइंट वाला टाइप का लाइन बना देता हूं। मिड पॉइंट तो 1 है, बट चलो कोई, और एक लाइन ऐसे बना दो, ठीक है। तो इसके जो लाइन ऑफ फोर्स होंगे वो कैसे होंगे, है ना? सो दैट इज द क्वेरी। तो देखो, अगर तुम यहां पे देखोगे तो देखो फील्ड लाइंस नीचे की तरफ होगा, लेकिन अगर यहां पे देखोगे तो फील्ड लाइंस थोड़ा सा इस तरफ होगा। तो लाइंस ऑफ फोर्स कुछ ऐसे होते हैं। ये सारे ऐसे होगा अंदर की तरफ। सिमिलरली इधर भी इस तरह से। नाउ यू माइट सी ये लाइंस कैसे जस्टिफाई हो रहे हैं ना। अभी जस्टिफाई करता हूं, पहले ये तो ड्रॉ कर लो।
very difficult to draw lines of force actually. It's not so easy. But anyway, लगभग एक बना तो दिया मैंने, लगभग। फिर इधर भी ऐसे ही होगा। अब तुम इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? ना एक काम करो, मैं यहाँ पे मास ले लेता हूँ, है ना? तो देखो ये इससे करीब है, उससे दूर है, तो इसका अट्रैक्शन होगा करीब करीब यहाँ पे ऐसे और यहाँ वाला ऐसे ज्यादा होगा, ठीक है ना? तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो होगा ऐसे, ये देख रहे हो? तो एक प्रॉपर्टी मैंने क्या बोला लाइन ऑफ फोर्स के लिए कि लाइन ऑफ फोर्स विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन। तो अगर एक सिंगल पॉइंट मास होता है तो लाइन ऑफ फोर्स स्ट्रेट लाइंस होता है, तो ऑल आर स्ट्रेट लाइंस। अब क्या होता है? फॉर अ कर्व्ड लाइन, कर्व्ड लाइन क्या होगा? टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन द लाइन gives direction of field intensity। यानी एक पॉइंट पे वहां पे टेंजेंट जो होगा that will give us the direction of field intensity। हो गया? ये भी टेंजेंट। तो किसी भी जगह पे देखो, ये देखो ये जो यहाँ पे जो पॉइंट है उस पे ये वाला मास थोड़ा कम फोर्स लगाया है क्योंकि थोड़ा दूर है, और ये वाला थोड़ा करीब है इसलिए ज्यादा फोर्स लगा रहा है, इसलिए देखो कम फोर्स ज्यादा फोर्स। तो रिजल्टेंट देखो, isn't it tangential? Isn't it tangential at that line? Actually ना थोड़ा सा ये ना फिगर कंजेस्टेड बना दिया मैंने अनफॉर्चुनेटली, बट आई थिंक इफ आई ड्रॉ इट लाइक दिस, तो लाइन ऑफ फोर्स कुछ ऐसे आ रहा है ना, ये। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि ये देखो, ये एक फोर्स हुआ 1 kg मास होगा, तो ये एक फोर्स हुआ और ये एक फोर्स हुआ, ज्यादा फोर्स। तो आप दोनों का रिजल्टेंट है ना, ये रिजल्टेंट आ गया। और देखो वो देख रहे हो उस लाइन के, ये जो लाइन है ना, ये लाइन ऑफ फोर्स है। ये देखो ये जो कर्व लाइन है लाइन ऑफ फोर्स है, और देखो जो वहां पे इंटेंसिटी है वो इन दोनों का रिजल्टेंट है, देख रहे हो वो एकदम टेंजेंशियल है वहां पे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इंटेंसिटी बनेगा, दैट्स द पॉइंट, ठीक है ना? फिर और भी बनाओ, ऐसे करके और भी बनेंगे, ऐसे करके यूं करके ऐसे, इधर भी ऐसे ही बनेगा, ऐसे करके व्हाटएवर। सो दैट्स हाउ इट विल बी, ठीक है? So that's how the intensity will be for, or other field lines will be for 2 point masses। अभी और भी बनाया जा सकता है, but I think अच्छा हाँ, यहाँ पे देखो सेंटर पे कोई लाइन ऑफ फोर्स टच नहीं कर रहा क्योंकि वहां पे इंटेंसिटी 0 है, तो therefore वहां पे कोई लाइन ऑफ फोर्स नहीं होगा। That's the point, ठीक है ना? So I hope you got it now, fine। चलो I think let's move on now। लाइन ऑफ फोर्स ग्रेविटेशन में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइन ऑफ फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लाइन ऑफ फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम उसी पे ही जो है वो करेंगे, ठीक है ना? तो जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे ना क्लास 12th में, उस समय लाइन ऑफ फोर्स के ऊपर कम से कम 2 क्लास होंगे, देखना पूरे क्लास सिर्फ लाइन ऑफ फोर्स के डिस्कशन तब करेंगे। तो इसलिए अभी फिलहाल इतना ही रहने दो। मैं तो कहने वाला था वो कुछ और था, एंड दैट इज there is an interesting similarity with this finite wire, infinite wire, semi-infinite wire, and a circular wire. So next intensity that we are wanting to find out is for this semi-circular wire. ये एक semi-circular wire है, ठीक है ना, जिसका सेंटर यहाँ पे है, let's say ये सेंटर है, ये हो गया r डिस्टेंस, फाइन। और सेंटर 1 ये सेंटर, ठीक है ना? और ये भी वही है लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ। तुमको बताना है E एट O, फाइंड E एट O का मैग्नीट्यूड। गो अहेड। they have asked कि line of force straight lines कब होती है? For a single point mass it will be a straight line। एक और केस में भी होता है infinite sheet, ठीक है ना? बट देन उसमें मैं जाना नहीं चाह रहा हूं फिलहाल, we will go into that later on, don't worry।
ठीक है, so lambda is equal to mass per unit length. Find the magnitude of intensity. सोम has asked क्या वेक्टर फॉर्म में बताना है ना। देखो इस केस में सिमेट्री के कारण मुझे मालूम है कि अगर तुम हर पॉइंट मास को यहाँ पे लेते हो तो कोई इंटेंसिटी ऐसे होगा, कोई 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 ऐसे होगा। Therefore मिला जुला के अल्टीमेटली इंटेंसिटी y एक्सिस के अलॉन्ग ही होगा। तो therefore ये तो हमें पता है कि फाइनली जो E बनेगा ना, E एट O, इसका डायरेक्शन तो यही होगा। इसलिए इस बार डायरेक्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्शन हम ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है। गो अहेड। So you have given the answer in terms of mass. मास के टर्म्स में मत लो, आंसर दे दो लैम्डा के टर्म्स में। गो अहेड। आर्यन ने सेड कि 2g लैम्डा बाय r। ओके, बहुत जल्दी कर लिया, ऑलरेडी सॉल्व कर रखे थे क्या आर्यन? सेम सो तो उसके लिए मैं एक काम करता हूं, मैं थीटा एंगल पे एक छोटा सा सेक्शन ले लेता हूं डी थीटा, और इधर भी एक थीटा एंगल पे छोटा सा सेक्शन लेता हूं, एंड दैट इज डी थीटा। अगेन दैट इज आल्सो डी थीटा। यानी बेसिकली क्या कर रहा हूं मैं, वर्टिकल लाइन से थीटा एंगल पे चले गए और थोड़ा सा डी थीटा ले लिया, तो उससे क्या होगा ना, ये जो लेंथ होगा ये होगा r d थीटा। तो देयरफॉर जो dm होगा दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा इनटू r d थीटा। हो गया, व्हिच मींस कि जो उस मास की वजह से इंटेंसिटी बनेगा और इस मास की वजह से इंटेंसिटी बनेगा वो तो निकल गया, de। तो de हो जाएगा g m बाय r स्क्वायर। लेकिन जो दो सेक्शंस मैंने लिया है उनमें जो इंटेंसिटी बनेगा वो क्या बनेगा, एक de इधर, एक de इधर। तो जरा देखो de को अगर कंपोनेंट करता हूं तो, और अगर थीटा ये है, इन दैट केस क्या हो रहा है, देखो de cos थीटा तो दोनों का ऐड होगा, लेकिन जो de sin थीटा है वो एक दूसरे के कैंसिल होगा। तो यानी अब मैं लिख सकता हूं de sin थीटा कैंसिल्स, d cos थीटा वाला ऐड होता है, तो यानी फाइनली है ना d cos थीटा एड्स अप, यानी जो फाइनली इंटेंसिटी बनेगा वो बनेगा 0 टू पाई बाय 2। डबल कर देता हूं, एक का निकालो दूसरे का हटा दो और डबल कर दो तो दोनों का हो गया, है ना, थीटा डी थीटा डी थीटा डी थीटा करते 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 पूरा ऐड हो जाएगा। तो यानी 0 टू पाई बाय 2 और ये वाला g lambda r d theta by r square into cos theta is equal to, अब देखो एक r कैंसिल हो गया तो 2g lambda by r, 2g lambda by r ये हो गया इंटीग्रेशन cos theta d theta 0 to pi by 2, यानी क्या हो गया 2g lambda by r। दैट मींस इनफाइनाइट वायर का और सर्कुलर वायर का, सेमी सर्कुलर वायर का इंटेंसिटी एट द सेंटर सेम है। सर हम एक समय पे तो दोनों ले रहे हैं ना, तो फिर डबल करने की क्या जरूरत है? नहीं तो r d थीटा तो एक ही सेक्शन का लिया ना, तो उसका इंटेंसिटी ऐसे निकालो, फिर उसका करोगे तो d cos थीटा, और अगर 0 टू पाई बाय 2 करते हो तो 0 से पाई बाय 2 इधर का, तो ये तो कवर हो गया, पर उधर वाला छूट गया ना, इधर वाला, तो इसलिए डबल कर दिया सो दैट वो भी जुड़ जाए। यस सिमेट्री। चलो ठीक है सर। हाँ जी सर जब हम 0 to 180 लेते हैं तो 0 क्यों आता है, मतलब लिमिट्स? इस केस में 0 टू 180 तुम ले भी नहीं सकते हो, हाँ इस केस में माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 वो चल सकता है, क्योंकि जैसे वैसे आता है ना हमेशा, क्यों आता है वो? बता दो, मैं समझ गया 0 टू 180 भी हो सकता है, उसके लिए तरीका थोड़ा अलग होगा। अभी फिलहाल इसका देखो, मैंने थीटा यहां से लिया, तो देखो थीटा अगर यहां से 0 होता है तो 0 से 180 करोगे तो फिर इधर आ जाएगा, वो नहीं, 0 से तो पाई बाय 2 तक ही होगा, हाँ तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 कर सकते हो, दैट इज अलाउड। और एक और तरीका है, मैंने थीटा यहां से लिया, तुम एक काम कर सकते हो, थीटा यहां से ले सकते हो, ये वाला, देन यू कैन टेक 0 टू पाई, ये देखो, फिर 0 से लेके 90 से लेके 180 फिर पूरा कवर हो जाता है, लेकिन फिर ये cos थीटा नहीं होगा, फिर ये sin थीटा हो जाएगा, देखो ना ये वाला जो, ये तो cos थीटा हो गया, फिर हमें sin थीटा लेना पड़ेगा, तो अगर sin थीटा लेते हो ये वाला इन दैट केस 0 टू पाई करके भी कर सकते हो, दैट्स योर चॉइस।
ठीक है ना। अदरवाइज जिस तरीके से मैंने थीटा लिया है ना उसमें 0 to पाई बाय 2 मैं कुछ याद कर रहा था। और नहीं तो माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 कर सकते हो, फिर डबल करने का जरूरत नहीं है। बट वट एवर यू डू डिपेंड्स हमें। तो मैंने सारा ऑप्शन बता दिया, साइन थीटा का भी ऑप्शन बता दिया, कॉस थीटा का भी बता दिया, डबलिंग करने का भी बता दिया, बिना डबलिंग का भी बता दिया। तो मैंने सारा तुमको पर्सपेक्टिव दे दिया, ठीक है ना। और एंड रिजल्ट तो खैर यही आना है 2g लैम्डा बाय 1। द सरप्राइजिंग एलिमेंट इज दैट इनफाइनाइट वायर का भी यही आया। सो दैट्स सम काइंड ऑफ आई ओपनर कि कहीं ऐसा नहीं कि उसके बीच में कुछ कुछ रिलेशनशिप भी है। लेट्स सी। इसलिए एक काम करता हूं, अब मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं। मैं कहता हूं एक काम करो, इस बार सिमेट्री हटा दो। इस बार पता है क्या करो, ये ले लो वाला, एक तरफ अल्फा और एक तरफ बीटा, एक तरफ बीटा। अब करो इसका। अब पता दिक्कत क्या है कि मैं एक काम करता हूं, मैं करना तो वही है थीटा डी थीटा, और फिर वही हो जाएगा लैम्डा आर डी थीटा और फिर डीई। लेकिन इस बार फर्क क्या होगा कि इस बार जो डीई है ना वो कैंसिल नहीं होगा। सर अब आपकी वीडियो फ्रीज हो गई। अभी भी फ्रीज होने, सर अभी ठीक। हाँ वो बीच बीच में ना एक आध बार झटका मारता है, मैंने देखा है। अब क्या करें, कांट हेल्प, है ना, कांट हेल्प। लेकिन बीच बीच आप तो बहुत कम हो गया, आई थिंक जब से हमने स्टार्ट किया तब से तो नाउ इट हैज इंप्रूव्ड अ लॉट, ठीक है ना। हाँ तो जो मैं कह रहा था इस बार सिमेट्री नहीं है। पिछले बार मैंने डीई कॉस थीटा ऐड कर दिया, डबल कर दिया, और डी साइन थीटा का तो देखा भी नहीं। इस बार डी कॉस थीटा वाला भी आएगा और डी साइन थीटा वाला भी आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो अगर मैं यहां से थीटा लेता हूं तो वही हो जाएगा, तो डीई हो जाएगा इक्वल टू जी लैम्डा आर डी थीटा बाय आर स्क्वायर। पर ऐसे एक cos थीटा कंपोनेंट का अलग से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, एक sin थीटा कंपोनेंट का अलग से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो देयरफॉर e, अच्छा ये जो परपेंडिकुलर है ये वाला परपेंडिकुलर, तो वो होगा cos थीटा कंपोनेंट, परपेंडिकुलर वाला cos थीटा कंपोनेंट, ठीक है। तो हो जाएगा e परपेंडिकुलर इज इक्वल टू इसी का cos थीटा, तो यानी g लैम्डा बाय r इनटू cos थीटा d थीटा माइनस अल्फा से लेके बीटा तक। यानी देख रहे हो इंटीग्रेशन तो वही यहाँ पे सेम रिजल्ट है, कोई फर्क नहीं है। cos थीटा का sin थीटा फिर sin बीटा माइनस माइनस sin अल्फा, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, यानी आंसर आ गया g लैम्डा बाय r sin अल्फा प्लस sin बीटा। सिमिलरली e पैरेलल के लिए क्या होगा, e पैरेलल के लिए हो गया सेम एक्सप्रेशन इक्वल टू g लैम्डा बाय r इंटू इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा और फिर माइनस अल्फा से बीटा इज इक्वल टू जी लैम्डा बाय आर इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा। यानी इसको समझो, इसका मतलब क्या है, देखो सब कुछ सेम फॉर्मूला आ रहा है, इसका मतलब समझो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक इनफाइनाइट ना लेके फाइनाइट वायर लेता हूं, इवन इनफाइनाइट में भी काम करता है, पहले फाइनाइट पे एस्टैब्लिश कर ले, और मान लो यहां पे कहीं इंटेंसिटी निकालना है, यहां पे कहीं, तो उसको ज्वाइन करो, इसको भी ज्वाइन करो, ठीक है। और फिर एक सर्कल बनाओ जो कि इसको टेंजेंट, जिसके लिए ये टेंजेंट हो विद द सेंटर इसको बना के इसको टेंजेंट बनाना है, तो वो सर्कल हो गया सपोज ऐसे, यहां पे ऑब्वियसली वो सर्कल यहां पे टेंजेंट होगा, तो वो सर्कल हो गया मान लो, ठीक है ना। इन दैट केस इस आर्क का, और ये एंगल मान लो मालूम है, ये अल्फा और बीटा, तो ऐसे केस में इस आर्क का इस पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी और ये फाइनाइट वायर का इस पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी बिल्कुल बराबर, दे आर एग्जैक्टली द सेम प्रोवाइडेड द लैम्डा इज आल्सो सेम।
चलो मैं कहता हूं लैम्डा का सेम ना भी हुआ, इन दैट केस क्या होगा, इंटेंसिटी विल बी इन द रेशियो ऑफ लैम्डा। क्योंकि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा तो सेम आना, ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल, बस लैम्डा के वैसे अंतर होगा। So therefore E due to straight line is to E due to arc will be in the ratio of lambda 1 is to lambda 2। और अगर मान लो सेम वायर का बनाते हो, है ना, एक अलग आर्क और एक स्ट्रेट लाइन, सेम वायर का बनाते हो तो लैम्डा भी सेम होगा, इन दैट केस तो 1:1 होगा। तो ऐसे क्या होगा, लैम्डा 1 is to lambda 2, लेट्स से इसका लैम्डा 1 डेंसिटी है और इसका सपोज लैम्डा 2 डेंसिटी, क्योंकि sin अल्फा प्लस sin बीटा और cos अल्फा माइनस cos बीटा दोनों के लिए बराबर हो गया। दैट इज द पॉइंट। लाइन और आर्क का रेशियो लैम्डा 1 is to lambda 2 होता है। देख लो अच्छे से। नाउ देवव्रत इज आस्किंग कि इनफाइनाइट वायर का लॉजिक कैसे प्रूव करेंगे ना। इनफाइनाइट वायर में दोनों का फॉर्मूला तो सेम आ गया, तो ये अगर मान लो इनफाइनाइट करते हो तो ये, और देखो अगर ये ऐसे होगा, बढ़ा दिया तो देखो आर्क भी बढ़ गया, अगर इधर भी बढ़ाते हो इस लाइन को तो देखो ये आर्क भी बढ़ गया, तो ये आर्क बढ़ते 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 क्या होगा, जब इनफाइनाइट होगा ये, तो ये भी अपना सेमी सर्कल कंप्लीट करेंगे, ये भी अपना सेमी सर्कल कंप्लीट करेंगे। तो आई थिंक द लॉजिक स्टिल वर्क्स। इसलिए जो लॉजिक मैंने समझाया वो फाइनाइट के लिए नहीं है, वो इनफाइनाइट वायर के लिए भी वैलिड है। ठीक है, देख लो अच्छे से। ठीक है, अच्छा अब मैं क्वेश्चन दूंगा एज अ होमवर्क। फाइन, अब मैं क्वेश्चन दूंगा एज अ होमवर्क, एंड दैट इज, सपोज मैंने सेमी सर्कुलर वायर लिया और ये सेमी सर्कुलर वायर हो गया, और उसको सर्कल को कंप्लीट करते तो उसका जो एक्सिस है, एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस दो, तुमको ई निकालना है, इसका वही लैम्डा है। यानी अभी तक जो हमने क्वेश्चन किया ना, उसमें क्या था कि जो आर्क लिया ना, उस आर्क के सेंटर पे फील्ड निकाल रहा था। अब फील्ड निकालना सेंटर पे नहीं है, अब ये अगर आर्क है और अगर ये उसका सेंटर है तो उसके थ्रू एक एक्सिस होगा, तो जो एक्सिस है उस पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या होगा, दैट इज द क्वेश्चन। याद रखना ये क्वेश्चन हमने आधा कर रखा है। कैसे ना, हम लोगों ने पूरे सर्कल का कर रखा है। पूरे सर्कल के लिए हमने को याद करके देखो हमने कर रखा है, क्या आंसर आया था, gmx बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये रिजल्ट हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में किया था। लेकिन अब मैं पूछ रहा हूं सेमी सर्कुलर वायर एट एन एक्सियल पॉइंट, यानी E at axial point of semi circular wire, ये उसका क्वेश्चन। यानी E at an axial point of semi circular wire, that's the question। ये एज अ होमवर्क है, इसको ट्राई करो। ठीक है, अच्छा आज मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा इसी पे बेस्ड, एंड दैट इज अ डिस्क। सपोज मैं कहता हूं एक डिस्क है और वहां से कुछ x डिस्टेंस दो, ये डिस्क है, ठीक है, और इस डिस्क का जो मास डेंसिटी है सपोज सिग्मा इज इक्वल टू मास पर यूनिट एरिया, और तुमको डिस्क के x डिस्टेंस दूर, सेंटर से x डिस्टेंस दूर एक्सियल पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो फाइंड E at axial point of disk। Go ahead, याद रखना सिग्मा इज द मास पर यूनिट एरिया। और एक हेल्प में कर देता हूं, आई होप यू मोस्टली रिमेंबर, इंटेंसिटी होता है gmx by r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये होता है रिंग का एक्सप्रेशन। वैसे बाय द वे रिंग के जो एक्सप्रेशन होता है, फिर से फ्रीज हुआ था ना, फिर से फ्रीज हुआ था ना, यस सर। कि यहाँ पे तो कुछ डिस्टरबेंस दिख रहा है मुझे,
लैपटॉप में, हाँ यस, हुआ था सर। ये ना हर 3-4 मिनट बाद याद दिलाता है कि देखो मैं भी नेट कनेक्शन हूँ, मुझे याद रखना, और अगर याद नहीं रखते हो तो मैं याद करा दूंगा बीच बीच में। चलो, तो सिग्मा मास पर यूनिट एरिया हो गया, एक्सियल पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, और इससे मैं एक और इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट कंक्लूजन करूंगा, ठीक है ना। या आई गॉट टू नो कि हाँ फ्रीज हुआ था, हर 4-5 मिनट बाद एक बार फ्रीज हो रहा है, so we have to tolerate that, can't help क्या करें। चलो, get started, get going, find out the field intensity at an axial point of a disk whose radius is capital R, the distance from the center along the axis is x, and the mass per unit area or the surface mass density or superficial mass density or area mass density is suppose equal to sigma। उसी के इतने सारे नाम है, superficial mass density है ना, surface mass density, area mass density, अलग अलग नाम है। Go ahead। तो मैं भी स्टार्ट करता हूं, तुम लोग भी अपना स्टार्ट करो तब तक, आई थिंक यू विल रीच द कंक्लूजन। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पे एक स्मॉलर रेडियस ले लेता हूं और एक dr थिकनेस वाला रिंग टाइप का ले लेता हूं। तो दिस इज dr, और ये उसका वो हो गया, ठीक है। उसके वजह से क्या होगा ना, पहली बात तो इसका मास, इसके मास के लिए इसका एरिया, तो gmx g सिग्मा इंटू 2 पाई r dr, याद आ रहा है ना तरीका, बताया था, इंटू x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2, इसको इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, 0 टू कैपिटल R, ये हो गया टोटल इंटेंसिटी। अब मैं एक सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं, व्हाट इज द सब्स्टिट्यूशन ना, मैं अगर यहां से एक थीटा लेता हूं तो क्या होता है ना, मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं x इक्वल टू r tan थीटा, तो सॉरी r इज इक्वल टू x tan थीटा, तो therefore dr d थीटा is equal to x sec square थीटा। तो फिर ये जो dr है इसको मैं लिख सकता हूं x sec square थीटा d थीटा, so this will become equal to integration, है ना, कुछ चीजें तो बाहर ही निकाल दो, 2g पाई सिग्मा, ठीक है, 2g पाई सिग्मा बाहर आ गया, x भी बाहर ही कर दो, जरूरत तो है ना, और r के जगह लिखते हैं x tan थीटा, यानी x tan थीटा, और dr के जगह लिख देते हैं x sec स्क्वायर थीटा d थीटा, तो इनटू x sec स्क्वायर थीटा d थीटा, क्या होगा r स्क्वायर प्लस